इस धरती पे भांति भांति के जीव जंतु निवास करते हैं, संख्या लाखों में होगी, जिसमें मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो न सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचता है बल्कि अपने भूत से शिक्षा लेकर के भविष्य को भी संवारने का प्रयास करता है। लेकिन यदि किसी मनुष्य का जीवन यदि उद्देश्य पूर्ण नहीं है तो यकीन मानिए वह भी अन्य जीवों की भांति सिर्फ एक जीव ही है। मनुष्यता ग्रहण करने के लिए उसे एक निश्चित लक्ष्य तथा अपने उद्देश्य के प्राप्ति के लिए नित्य सत्कर्म करना अति आवश्यक होगा। नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा यह विषय है चंद्रमा के पर्वत, जो हस्तरेखा विज्ञान अर्थात पामिस्ट्री के अंतर्गत बनाया गया है। इसके पीछे के वीडियो में हम लोगों ने द मून नामक एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, जिसमें स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स को उसमें डाला गया है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बनाया गया है और इसमें हम लोग चंद्रमा पर्वत के बारे में विस्तृत उल्लेख करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का यह विषय चंद्रमा के पर्वत। चंद्रमा जो हमसे सबसे निकटतम पड़ोसी है, वह ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत एक स्त्री कारक ग्रह है, जो हमेशा न किसी जिस प्रकार स्त्रियों को किसी न किसी पुरुष की आवश्यकता होती है, आमतौर पर यह माना जाता है। यह व्याख्या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कही गई है। चंद्रमा कारक हैं, किसके? मन के कारक हैं। चंद्रमा तीव्र गति से इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। एक नक्षत्र को क्रॉस करने में, एक नक्षत्र को पार करने में लगभग वह 2.5 दिनों का समय लेते हैं। इनकी तीव्र गति मनुष्य को चंचलता देती है, मनुष्य के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है, मनुष्य के मनोवैज्ञानिक सोच की दशा और दिशा निर्धारित करती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा सुंदरता के कारक है, चंद्रमा सौम्यता के कारक है, चंद्रमा शांति देते हैं, चंद्रमा मनुष्य में कल्पना शक्ति देते हैं, उसकी इच्छा शक्ति को परिभाषित करते हैं। चंद्रमा किसी के सोचने की शक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति के विकसित हो तो उसमें इन सारे कारक तत्वों का समावेश मिलता है। चंद्रमा की स्थिति हथेली में मणिबंध के ऊपर तथा मस्तिष्क रेखा के नीचे का यह क्षेत्र चंद्रमा का क्षेत्र माना जाता है। चंद्रमा यदि उन्नत हो, कहने का तात्पर्य है कि यह क्षेत्र अगर उभार लिए हुए हो, बेदाग हो, ऊंचा नीचा ना हो, उसमें गड्ढे ना हो, तो यह इसकी अच्छी स्थिति मानी जाती है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो चंद्रमा की निम्न स्थितियां हमें बनती हुई दिखाई देंगी। पहली स्थिति शुभ स्थिति कह सकते हैं हम, इसे विकसित स्थिति भी कह सकते हैं। विकसित स्थिति तब होगी जब यह चंद्रमा ठीक बीचों बीच की स्थिति में हो। जानते हैं हम कि गुलाबी रंगत लिए हुए हो, कलर इसका कैसा हो? गुलाबी हो। दूसरी बात कि इसमें गड्ढे ना हो, उबड़ खाबड़ ना हो, सुंदर हो, देखने में सुंदरता लिए हुए हो, चपटा ना हो, गोला उभार लिए हुए हो। ऐसी स्थिति विकसित अवस्था कही जाएगी। यह चंद्रमा की सबसे शुभ स्थिति है। ऐसे व्यक्ति में इन सारे गुणों का समावेश होगा। ऐसे व्यक्ति इन सभी गुणों से परिपूर्ण होंगे। वो हमेशा शांत वातावरण में रहेंगे, उनका शरीर देखने में काफी आकर्षक होगा, बुढ़ापा तक उनका शरीर चमकते हुए रहेगा, मन शांत आचरण का शुद्ध होगा। चूंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह भी है, शुभ ग्रह होने के कारण मनुष्य में हमेशा
शुभता प्रदान करते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। उनकी सोचने की शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति सब सकारात्मक होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के होगी। ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे के दुखों को अपना दुख समझ करके उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रकृति के प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे के व्यथा को तुरंत भांप करके उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, भले वो खुद उसे दूर करने में सक्षम हो या ना हो। सहृदय होते हैं, उनका हृदय दूसरे के दुखों को देख करके द्रवित हो उठता है। वो हमेशा किसी दूसरे के भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति में अगर मनुष्य का गुण खोजा जाए तो मनुष्य का गुण कहा जाए तो यह लोक कल्याणकारी गुण कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, समाज में इनका अच्छा स्थान होता है। यह प्रकृति के प्रेमी होते हैं तो ऐसे व्यक्ति कवि हो सकते हैं, अच्छे कवि। इनके कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति का प्रेम, इनके करुणा, दया, इन सब चीजें इनके कविताओं में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इनका हृदय जो होता है यह प्रकृति तथा देश प्रेम से भरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति जब भी कुछ लिखते हैं तो इनके मन की भावनाएं उनके कलम में प्रकट होती है। सहृदय होते हैं तो ऐसे लोग अच्छे लेखक, प्रसिद्ध लेखक, भाव इनका बहुत ही सुंदर होता है। अपने भाव को कलम के माध्यम से प्रस्तुत करने की इनमें अद्भुत कला होती है। कवि हो सकते हैं, प्रकृति के प्रेमी हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे अभिनेता हो सकते हैं। अभिनय में भी इनका पूरी तरह से अपने भाव को व्यक्त करने की जो इनकी कला होती है अद्भुत होती है। अगर अन्य शुभ ग्रह भी इनका साथ दें तो ऐसे व्यक्ति में ये कला चरम पे होती है, काफी प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक तौर पे संपन्न हो ना हो, कला के क्षेत्र में माहिर होते हैं, अच्छे अभिनय कर सकते हैं। खासकर रोमांस के क्षेत्र में, रोमांटिक, भावपूर्ण, किसी भी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करने की इनकी जो अद्भुत क्षमता होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है, अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे संगीतज्ञ भी हो सकते हैं। संगीत के माध्यम से अपनी करुणा, दया इत्यादि को जनता के सामने पूरी तरह से प्रकट करने में ये लोग सक्षम होते हैं। तो यह चंद्रमा की शुभ स्थिति थी। शुभ स्थिति होने से ये सारे कारक तत्व शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। लेकिन यदि यही चंद्रमा अपने जगह से थोड़ा सा घसका हुआ स्थिति कैसे हो सकती है? एक तो ये हथेली के बाहर हो, दूसरा हथेली के अंदर शुक्र पर्वत की तरफ हो, तीसरा नीचे मणिबंध के तरफ खसका हुआ हो। तीनों स्थितियों में अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। यह जो स्थिति हमने अभी बताया यह इसकी शुभ स्थिति थी, मध्य की स्थिति थी, मध्य स्थिति शुभ स्थिति थी। यदि वह हथेली के बाहर के तरफ हो या नीचे के तरफ हो, यह दोनों स्थिति इसकी मध्यम स्थिति मानी जाएगी। मध्यम स्थिति अर्थात यह जितने भी कारक हैं जो चंद्रमा से किसी व्यक्ति को मिलने वाले हैं उसमें थोड़ी न्यूनता आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति सुंदरता के प्रेमी होंगे, लेकिन ऐसी सुंदरता सिर्फ और सिर्फ वासना के लिए होगी। ऐसे व्यक्ति कामी हो जाएंगे। यह सिर्फ सुंदरता स्त्री सुंदरता से ही संबंधित रह जाएगी। ऐसे व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली प्रेम का इजहार करते हैं। अगर किसी चीज में इन्हें फायदा है तो वहां ये अपने प्रेम को दिखाएंगे, फायदा नहीं है तो फिर ये ऐसे व्यक्ति प्रेम को दूर से ही बाय बाय करके चले जाएंगे। यह प्रैक्टिकल बनाता है। अगर ऊपर हो तो
और ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हार्ट लाइन और ये माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा जा रही है। तो जितना रेखा के करीब होगा उतना ज़्यादा वो दिमाग से सोचने वाला होगा, भावुकता की कमी उसमें रहेगी। लेकिन फिर भी कल्पना शक्ति के मामले में वह व्यक्ति ठीक ठाक कल्पना कर लेगा। लेकिन चूंकि यह इसकी मध्यम स्थिति है, तो ऐसे व्यक्ति कल्पना भी करेंगे तो आध्यात्मिक रूप में कल्पनाशील नहीं होंगे। पुस्तक पढ़ेंगे भी तो कैसे पुस्तक पढ़ेंगे? तो रोमांटिक किताबें पढ़ेंगे, नोवेल पढ़ने के शौकीन हो सकते हैं, उपन्यास, साहित्य की किताबें नहीं पढ़ेंगे। ऐसे व्यक्ति छुप छुप करके गंदी गंदी किताबों को पढ़ने का शौकीन हो सकते हैं। ऐसे गंदे वीडियो देखने के शौकीन हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिकता से थोड़ी सी इनकी दूरी बन जाती है। यह इसकी मध्यम स्थिति है। लेकिन यही चंद्रमा अगर शुक्र से प्रभावित हो जाए तो यह इसमें पेट्रोल डालने का काम करेंगे। अब यह व्यक्ति अति वासना का प्रेमी हो जाएगा। अब यह व्यक्ति निर्लज हो जाएगा। यह व्यक्ति व्यभिचार करने लगेगा। हो सकता है बलात्कार भी हो जाए। अगर पुरुष है तो उसमें भी ये गुण न्यूनता के साथ है। अगर वह स्त्री में है यह स्थिति, तो ऐसी स्त्री व्यभिचारिणी हो सकती है। गलत कार्यों को करने में उसे थोड़ी भी लज्जा नहीं आएगी। अगर अन्य ग्रह भी, अन्य पर्वत या उसकी रेखाएं भी उसका साथ दे रही हों तो वैश्यावृत्ति की तरफ भी ऐसे लोगों को ढकेल सकती है। यदि यही स्थिति मणिबंध के तरफ थोड़ी सी खिसक जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पनाशील होने के कारण कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में जिसको कहते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति नशेरी हो सकते हैं। नशा के प्रति उनका जो रुझान होता है वो ज्यादा हो जाता है। अगर अन्य रेखाएं भी इधर सहायता उनकी कर रहे हो तो पागल भी हो सकते हैं। पागलपन के कारण ऐसे व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है मन के कारक है। मन को अगर सही दिशा में लगाया जाए तो मन से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर मन पे ही किसी दूसरे गलत चीजों का प्रभाव पड़ जाए और आपका मन ही किसी अन्य गलत के तरह से प्रभाव में चला जाए तो आप अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो मन अगर उद्देश्य सही हो तो मन भी सही दिशा में काम करता है। लेकिन अगर मन ने गलत उद्देश्य से उसका प्रयोग करे और कोई उसके मन का गलत उद्देश्य से प्रयोग में करवा ले तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ही घातक साबित होता है। तो चंद्रमा अगर उच्च की स्थिति में हो सारी चीजें सही स्थिति में मिलेंगी। लेकिन अगर चंद्रमा किसी के नीच की स्थिति में चले जाए तो ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे काम करेगा जिसके बारे में फिर कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर इस चंद्र पर्वत पे अगर साफ सुथरा क्षेत्र जितना क्लीन हो उतना अच्छा माना जाता है। एक इस चित्र में ये जो दिखाया गया है ये चंद्रमा का पर्वत है, पूरी तरह से साफ। जिस प्रकार से ये हाथ सुंदर दिख रहा है, अगर ये जगह भी उसी प्रकार से सुंदर हो पूरी तरह से, इस पे किसी तरह का जितनी कम रेखाएं हो उतनी अच्छी बात है। लेकिन अगर रेखाएं हो तो शुभ रेखाएं हो, इस पे ज्यादा काट पीट वाली रेखाएं न हो, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन जितनी इस पे रेखाएं होंगी, अगर वो रेखाएं अशुभ हो तो उतने ज्यादा वो आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। क्योंकि अभी हमने बताया कि चंद्रमा मन के कारक है, काफी चंचल है, स्त्रीगामी ग्रह है, हमेशा किसी न किसी दूसरे ग्रह को अपने साथ चाहते हैं। अब दूसरे ग्रह को अपने साथ चाहते हैं तो जो दूसरा ग्रह उनके साथ है उसकी प्रकृति इनके ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है। अगर वह पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को नीच कर देंगे, चंद्रमा के ऊपर अपना
नकारात्मक प्रभाव डालेंगे और चंद्रमा आपसे फिर वो गलत मनोस्थिति वाले काम कराएंगे। लेकिन अगर इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है, उनका तेज है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपको काफी अच्छा फल दे सकते हैं, आपके मानसिक स्थिति को काफी अच्छा दे सकते हैं। चंद्रमा भूमि, भवन, माता, आपके हृदय के भी कारक है। ऐसी स्थिति में अगर अच्छे चंद्रमा हो तो इन सारी चीजों से आपको, भूमि, भवन, माता, इन सारी चीजों का सुख आपको मिलेगा। अगर नीच की स्थिति में हो तो मानसिक बीमारी के साथ साथ हृदय में भी विकार हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको भूमि, भवन, शानो शौकत वाली जितनी जो चीजें हैं वो शुक्र से मिलती हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो चंद्रमा देते हैं, तो इन सब चीजों का अभाव हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है तो ऐसे व्यक्ति को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि शिव जी प्रसन्न है तो उनके चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ाते हैं मस्तक की। ऐसी स्थिति में शिव जी अगर प्रसन्न है तो चंद्रमा भी ठीक होगा। चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति का अच्छा है तो मोती धारण करें, मन शांत रहेगा। अगर मन में नकारात्मक विचार वगैरह आते हैं तो ज्योतिष की सलाह से रत्नों को धारण करना चाहिए। आशा है आज का वीडियो आपके काम में आएगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे बढ़ाएं। कुछ अगर अशुद्धि हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि हमने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ उसको कमेंट में करें, क्योंकि हम भी और हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हमसे कुछ गलत हो रहा हो तो आप बिल्कुल टोक सकते हैं, हम उसे अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करें। आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।